नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और इनके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। 2024 का चुनाव और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जून महीने के पहले सप्ताह में 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा, नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। जो ओपिनियन पोल्स, मीडिया जिस तरह की खबरें दिखा रही है, कदाचित यद्यपि ये भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन जो स्थिति लग रही है संभवतः नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हालांकि ये इस राइडर के साथ मैं बोल रहा हूँ कि यदि ये सारी चीज़ें सही है तो। वैसे भी विपक्षी दलों का, इंडिया गठबंधन का रवैया बहुत आक्रामक नहीं है। राहुल गांधी जी कई बार यह बोलते हुए भी सुने गए और उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लगता है जैसे वे अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए गए हैं और बिहार में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के सामने एक अकेला नेता अपने कंधे पर पूरा कैंपेन का दारोमदार उठाए हुए हैं और वो है तेजस्वी यादव जी। बहरहाल सरकार बन जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, विषय ये नहीं है। विवेचना का विषय ये है कि क्या 2024 के उत्कर्ष के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कई एक महत्वपूर्ण मुद्दे जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बताए थे, घोषित किए थे, उसको पूरा किया जा चुका है। अगर हम धारा 370 की बात करें, वो वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया। राम मंदिर जनवरी में बन गया, जब पर उस पर बहुत विवाद हुए, लेकिन वो भी वादा इनका पूरा हुआ। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट CAA, उसकी घोषणा हो गई। संभवतः NRC की भी बात हो जाएगी। एक दो मुद्दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक पूरा हो गया। तो ये सारे इशू जो हैं, ये सारे जो उनके मुद्दे थे, उनको उन्होंने पूरा किया। अब प्रश्न उठता है कि इसके आगे क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, सरकार ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब उसको अमली जामा पहनाना है वगैरह वगैरह। प्रश्न अब ये उठता है कि इसके बाद क्या। इतिहास के बहुत बड़े जानकार और वर्ल्ड हिस्ट्री के एक प्रमुख किताब के लेखक डेविड थॉमसन ने एक बार कहा था कि किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी देश का भी जिन कारणों से उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का भी होता है। उन्होंने विशेष तौर पर नेपोलियन के उत्थान की चर्चा की थी। नेपोलियन का उत्थान फ्रांसीसी राष्ट्रवाद पर हुआ था और आप सब लोग जानते हैं कि वही फ्रांसीसी राष्ट्रवाद उनके पतन का कारण भी बना। तो क्या यही बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ भी होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं 6-7 ट्रेंड की बात करता हूँ, रुझान की बात करता हूँ, 6-7 कल्चर की बात करता हूँ, और आप जब इस विवेचना को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जिन कारणों से कांग्रेस का कथित रूप से पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, उनमें से बहुत सारे कारण बीजेपी में चाहे अनचाहे आते जा रहे हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसको एक कल्चरेशन भी बोलते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला उदाहरण, आला कमान कल्चर। कांग्रेस में जब हम लोगों ने होश संभाला, जब राजनीति को थोड़ा समझने लगे, उसी समय से यह शब्द प्रचलित है। कोई भी निर्णय आला कमान करेंगे।
मुझको याद है कि 70 के दशक में, 80 के दशक में बिहार में जब हम लोगों ने होश संभाला और पढ़ाई करते थे, तो राज्य का मुख्यमंत्री आला कमान ही तय करते थे, और जैसे ही दिल्ली बुलाहट होती थी, मैंने एक फ्लाइट से सीएम गए और दूसरे फ्लाइट से वो आए तो सीएम नहीं रहे। तो आला कमान कल्चर अब बीजेपी में भी, अब सभी राज्य के यूनिट्स को देख लीजिए, नेताओं के चुनने की प्रक्रिया, टिकट बंटवारे की प्रक्रिया, हालांकि कहने को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट लेवल कमेटी है, बट वो सारी चीज़ें बिल्कुल आई वॉस है। तो आला कमान कल्चर चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे बीजेपी के राजनीतिक संस्कृति का भी हिस्सा बन गई है। दूसरा, व्यक्ति बनाम पार्टी। आप याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी अपने उत्कर्ष पर थी तो कहा जाता था इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। आपको नहीं लगता है कि यही चीज़ अब हो रहा है? मोदी जी के तमाम भाषण को सुन लीजिए, यह मोदी की गारंटी है। मतलब अब तो इस चुनाव में 2025 में तो अब बीजेपी का नाम भी एक तरह से कहिए कि नेपथ्य में चला गया। हर चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। मतलब परसेप्शन ये क्रिएट हुआ कि अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज दिया जा रहा है 20 केजी, तो पब्लिक में ऐसा परसेप्शन हुआ कि ये सरकार नहीं दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी मोदी जी दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्ति विशेष की पूजा का कल्चर बीजेपी में भी हावी हो गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कांग्रेस में कांग्रेस इज इंदिरा और इंदिरा इज कांग्रेस, कई बार तो इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा हो रहा था, वही स्थिति अब हो गई है। तीसरी चीज, चुनाव में धन और बल और जिसको बोलते हैं दाम साम दंड भेद, ये सारी नीति का अपनाना, ये कांग्रेस की एक विशेषता रही थी। इनफैक्ट चुनावों में धन का और मसल्स पावर का जो प्रयोग का ट्रेंड शुरू हुआ, यह कांग्रेस के 70 और 80 के दशक में बहुत परसेप्टेबल हो गया। इनफैक्ट उस समय कई बार निकलता था, कुछ ऐसे ऐसे लोगों के नाम वहाँ पर आए जो प्रधानमंत्री जी के, इंदिरा जी के आसपास रहते थे, जो इन्हीं धन और बल का ही प्रबंधन करते थे। मुझको याद है थोड़ा बहुत कि उस वक़्त बिहार में जो चुनाव होते थे, मतलब चुनाव में हत्या नहीं हो, चुनाव में पैसे की पानी की तरह नहीं बहाया जाए, ऐसा होता नहीं था। तो ये कल्चर अब बीजेपी में भी आ गया। आप अगर देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बीजेपी का शानदार ऑफिस बन गया है। जो ऑफिस बना है उसमें जो धनराशि लगी है वो कहाँ से आई है? आज की तारीख में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे रिच पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से अब तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि जिसके पहल से, और जो एडीआर है और कई एक लोग जो निस्वार्थ भाव से और रिलेंटलेसली परसू किए सुप्रीम कोर्ट में, और ये जजमेंट आया और बाध्य होना पड़ा एसबीआई और गवर्नमेंट को कि ये डाटा को वो अनफोल्ड करे और पब्लिक करे। वो स्पष्ट हो गया कि कितनी बड़ी धनराशि उनको मिली। और मज़ेदार बात है कि कई एक कंपनीज जो घाटे में चल रही थी, जिनका उतना एसेट भी नहीं था, उन लोगों ने भी चंदा दिया। भारतीय एयरटेल से लेकर के और बहुत सारी कंपनियां, सब पब्लिक डोमेन में है। तो ये कल्चर बीजेपी में भी अब आ गया। और आश्चर्यजनक रूप से यह बात मतलब कई बार ये विचलित कर देती है कि इतना बड़ा एक मुद्दा था, इशू था, लेकिन जो इलेक्शन के अभी तक कैंपेन हुए उस पर चर्चा ही नहीं है। न पब्लिक डोमेन में है, न पॉलिटिकल पार्टीज में है, न मीडिया में है। कदाचित एक कारण यह भी हो सकता है कि जो दूसरी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है, टीएमसी को भी अच्छी खासी राशि मिली, आपको मिली, कांग्रेस को भी मिली। तो कदाचित अगर ये कोई कहे कि हमाम में सभी नंगे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा में एक शब्द का प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग को अगर आप कहें तो
क्विड प्रो को, मतलब आप हमको पैसा दीजिए और हम आपको उसके बदले में फेवर देंगे, तो वो बिल्कुल हुआ है। यह कल्चर बीजेपी में आना इस बात को बताता है कि कदाचित यह एक कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था। अब आइए थोड़ा परिवारवाद और वंशवाद, डायनेस्टी 14, 19, इन चुनावों में इतना रिगरसली और इतना वोसिफेरसली इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई गई, वंशवाद, परिवारवादी पार्टियां, और उसमें तथ्य भी है। इस बात से कौन इनकार करेगा कि आज की तारीख में बिहार में 1200 परिवार है। कई बार प्रशांत किशोर जी ने भी इसको पब्लिकली कहा, और ये तथ्य भी है कि 1200 परिवार ही राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग खेल ये हुआ कि बीजेपी भी अब उसी में शामिल हो गई। आप उठा के देख लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी का, कहने को ये पासवान जी की पार्टी है, तो 2 पासवान खड़ा हुए, एक स्वयं वो और एक उनके बहनोई। देख लीजिए मांझी जी की पार्टी, तो ये सब तो आप ही में आ गया। कदाचित यही कारण है कि इस बार बिहार की रैली में परिवारवाद पर प्रहार ही नहीं किया गया जब मोदी जी जमुई में भाषण दे रहे थे। आप उठा के देख लीजिए ना, किसका नाम लें किसका नाम नहीं लें। विवेक ठाकुर खड़े हैं, कौन हैं? जदयू में कितने लोग हैं? बीजेपी का, अरे आप उसका नाम लेना शुरू कर दे तो पूरा एपिसोड इस पर निकल जाएगा, और ये पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी के लगभग सारे नेताओं के बच्चे और दूसरी तीसरी पीढ़ी सब चुनाव में आ गए। कांग्रेस का भी यही कल्चर था। कांग्रेस, राजीव, सोनिया, संजय गांधी, मेनका, सब लोग। तो अगर वह परिवारवाद जिस पर प्रहार करते थे और एक कारण बना पार्टी के डिक्लाइन का, तो यह तो आप में भी आ गया। तो कदाचित कारण अगर एक हों तो परिणाम भी एक ही होता है, इसको याद रखिए। ये बिल्कुल सोशियोलॉजी का एक एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है। ये सामाजिक कारण अगर समान रहेंगे तो उसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी समान ही होंगे। एजेंसियों की दुरुपयोग की अगर आप बात करें तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार करीब 25 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई चल रही थी। जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए उसमें से 23 पर कार्रवाई बंद हो गई। नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, कौन नहीं जान रहा है। ईडी की साख का भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। हालांकि इस पर एक अलग एपिसोड हम करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 जो बना है वह यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के बैकग्राउंड में बना है, और उसका उद्देश्य ड्रग और नारकोटिक्स, ड्रग की स्मगलिंग, ड्रग पेडलर्स से जो पैसे आ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में और वो जो लेजिटिमेट इकोनॉमी में घुस जा रहे थे, उसके कारण देश की और ग्लोबल अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी, उसको रोकने के लिए यूएन में 1988 में कन्वेंशन हुआ था। उसके परिप्रेक्ष्य में यह कानून बना। तो इस कानून का एक विशेष उद्देश्य था, और इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। अभी हाल में 3-4-5 दिन पहले लोकसभा के पूर्व स्पीकर आचार्य साहब का हिंदू में एक बहुत विस्तृत आर्टिकल है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपने उद्देश्य से भटक गया है, और जिस तरीके से ईडी का प्रयोग, कांग्रेस ने तो एक गाना ही बना दिया, ईडी ईडी क्या है, सौदागर फिल्म के गाने का पैरोडी करके। तो अब ये बिल्कुल आप आम लोगों से पूछिए ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरीके से बीजेपी ने प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ रेड हो रहा है वो ईमानदार है, उनके घर से पैसे पकड़ा रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जो करप्ट, जो भ्रष्ट राजनेता आपके पार्टी में शामिल हो जाता है, फिर उस पर कार्रवाई कैसे बंद हो जाती है? क्लोजर रिपोर्ट महाराष्ट्र के एक बड़े नेता पर कैसे लग गया? ठीक यही आरोप कांग्रेस पर लगता था इंदिरा जी के समय में और राजीव गांधी के समय में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
पिंजड़े में बंद तोता है सीबीआई को। तो आप भी वही करने लगे। तो बीजेपी ने भी वही रणनीति अपनाई जो कांग्रेस अपना रही थी। तो कांग्रेस को जो नुकसान हुआ इन चीज़ों के कारण, वह नुकसान आप पे भी संभावित है। मैंने कहा कि समाज शास्त्र में एक सिंपल थ्योरी है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी जबरदस्त विसंगति उत्पन्न हुई है। हालांकि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हम लोग लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हैं और प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्साहवर्धक बयान आता है और वो किसी भी भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि 2030 में हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2047 में कहा जा रहा है कि हम लोग विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो बड़े घातक हैं। आमदनी में जो डिस्पैरिटी है, चंद 3 से 4% लोगों के हाथ में 70-80% धन का जमा हो जाना, ये एक भयानक विकृति है। काले धन लाने की बात हुई थी। काला धन तो आया नहीं, लेकिन काले धन के आकार में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। तो आप यूँ समझें कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में काला धन और राजनीतिक रूप में राजनीति में भ्रष्टाचार के कारण इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, वह अभी भी स्टार्ट है और बहुत तेज़ी से बेरोजगारी की जो समस्या है, इंडिया टुडे ने अपने एक लेख में प्रोमिनेंटली लिखा कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत भयानक स्थिति है। कुछ लोग का तो यह भी मानना है कि चूंकि युवक बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए उन सबों को धर्म के रास्ते पर और जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिज्म के नाम पर उलझाए रखो, राम मंदिर के नाम पर उलझाए रखो। और अगर ऐसा आरोप लगता है तो इसमें कुछ दम भी है। ये प्रमुख कारण है। इसके अलावा बीजेपी में एक और अजीब समानता हुई जो कांग्रेस के समय में कल्चर था, पॉलिटिकल मैनेजर्स, पॉलिटिकल एजेंट और वो जो माने दलाल की संस्कृति, वो बीजेपी में भी हावी हो गई। जिस तरीके से इस चुनाव में पार्टी बदल बदल के बीजेपी में उछल के गए और उसको तुरंत टिकट मिला, और जिस तरह से वैसे नेता जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनकी कोई पॉलिटिकल इंटीग्रिटी नहीं हो, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती होनी शुरू हो गई। हर राज्य का लगभग वही हाल है। एक समय में कांग्रेस में भी यही होता था। कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के जनाधार वाले नेता, अच्छे छवि के नेता, आम लोगों में पॉपुलर नेता, वो हाशिए पर जाते गए और जो मैनेजर्स है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सत्ता के लुटियन जोन्स में बिल्कुल दलाली का काम करते हैं, राजनीतिक दलाली का ऑफ कोर्स काम करते हैं, वो शीर्ष पर गए। धीरे धीरे यहाँ भी वही संस्कृति आती चली गई। राज्यसभाओं में वैसे वैसे लोगों का नॉमिनेशन जिसका दूर दूर तक समाज से, आम आदमी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखने के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। एक ज़माने में कांग्रेस का भी वही हाल था, खास करके इंदिरा जी का हाल था, बिल्कुल अपोजिशन को ख़त्म कर दो, और आज वही स्थिति हो गई है। यह जो नारा लोग लगाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ये बहुत ही घातक नारा है। कहीं हम अधिनायकवाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग, हालांकि मैं इस प्रोपोजिशन से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं 2024 के बाद चुनाव नहीं हो जाएगा, वो हिटलर हो जाएंगे, डिक्टेटर हो जाएंगे। आई डो नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू। यह देश इतना वाइब्रेंट है ना, इसमें इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतना वेरिएशंस, इतना विविधता है इस देश में, विचारों का, संस्कृति का, बोली का, अर्थव्यवस्था का, संस्कारों का, इतनी विविधता है कि इस देश में कोई अधिनायकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति
रह लेगा और वो कर देगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं। और जिसने कोशिश की वो मिटा के रख दिया गया। इसलिए मैं इस प्रोपोजिशन से और इस थ्योरी को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो कदाचित किसी दूसरी भावना से, या हो सकता है बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यूज उनका हो। लेकिन हाँ, यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि अपोजिशन को ख़त्म कर दें या बहुत कमज़ोर कर दें। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रहना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ट्रेंड की ओर मैंने इशारा किया है। आप याद रखिए कि कोई बड़ी इमारत अचानक से ज़मीन दोज नहीं हो जाती है। उन इमारत में छोटे छोटे घून लगते हैं और वही घून धीरे 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 उस पूरी इमारत, पूरे संरचना स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देता है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका उत्थान है वो पतन होगा। और वर्तमान को भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना ही पड़ता है। इसलिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि जिसका उत्थान होता है उसका पतन होता है। लेकिन अगर बीजेपी का पतन होता है तो यही कारक, यही रीजन्स, यही कारण उस पतन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने का कारण बनेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।